नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर्स स्टैटिस्टिक्स पर। और हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने कंसेप्ट देखा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हमने देखा कि इलास्टिसिटी 4 टाइप्स की होती है। और फिर हमने देखा कि ये क्या-क्या होती है, प्राइस होती है, इनकम होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी होती है। इसके बाद हमने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है ना? इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो बेसिकली हम अगर कहना चाहें तो प्राइस इलास्टिसिटी कुछ नहीं होती, एक रेशो होता है। और वो रेशो किन-किन के बीच होता है? जो क्वांटिटी चेंज हुई है और जो प्राइस चेंज हुई है, उनका रेशो ही क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये एक यूनिट लेस मेजर होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके बाद हमने इसका फॉर्मूला देख लिया था, जो था कि पी अपॉन एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल पी। या फिर हम देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ई डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी पी। इसके बाद में हमने कुछ और चीज़ें देखी। तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। आज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में जो इलास्टिसिटी होती है वो 5 प्रकार की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है परफेक्ट इलास्टिक, मतलब पूर्णतया लोचदार, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दूसरी होती है रिलेटिव इलास्टिक, मतलब ई डी इज ग्रेटर देन 1, यानी थोड़ी लोचदार होती है हिंदी में। तीसरी होती है यूनिटरी इलास्टिक, ई डी इज इक्वल टू 1, यानी इकाई के लोच के बराबर। चौथी होती है रिलेटिव इन इलास्टिक होती है, ई डी इज लेस देन 1। पांचवी होती है परफेक्ट इन इलास्टिक, ई डी इज इक्वल टू 0, मतलब पूर्णतया बेलोच। अब इन पांचों के बारे में देखते हैं। तो पहले अपन मोटा मोटा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो उसको याद, इनको पांचों को याद करने का तरीका कैसे होता है ग्राफ के रूप में, उसका सिंपल वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है। देखो एक्स वाई, जो एक्स एक्सिस है उस पे अपन ले लेते हैं क्वांटिटी, और जो वाई एक्सिस होता है उस पे ले लेते हैं अपन प्राइस। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना। तो देखो, जो वर्टिकल लाइन होती है ना, वो तो दिखाती है परफेक्ट इन इलास्टिक। मतलब एक याद रखना, वो जो फॉर्मूला था ना प्राइस इलास्टिसिटी का, कि क्वांटिटी में चेंज अपॉन प्राइस में चेंज, है ना, वो याद रखना, क्योंकि उसी से ये चीज़ें आती आएगी। मतलब ई डी इज इक्वल टू 0 होना, 1 होना, इन्फिनिटी होना, ये सारी चीज़ें उसी से आती है। तो वो देखो, वर्टिकल जब ग्राफ होगा ना तो वो होगा 0। अगर पूरा हॉरिजॉन्टल होगा ना तो वो होगा परफेक्ट इलास्टिक, है ना। फिर हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे अगर वर्टिकल की तरफ होता जाएगा ना तो प्राइस इलास्टिसिटी घटती जाएगी, है ना। जैसे ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, फिर उसके बाद ई डी इज ग्रेटर देन 1 है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी घट गई। फिर ई डी इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक से पहले एक से ज़्यादा थी, अब एक से कम हो गई, तो ई डी इज इक्वल टू 1 है। फिर थोड़ी और घट गई तो थोड़ा और रिलेटिव इन इलास्टिक हो गया, ई डी इज लेस देन 1 हो गया, और फिर पूरा परफेक्ट इन इलास्टिक हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी भी हुई है कि फ्लेटर द कर्व हायर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब जितना फ्लैट होगा ना कर्व, उतनी ही ज़्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी। जैसे आप देखो, ई डी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पूरा एकदम वर्टिकल फ्लैट है ही नहीं। फिर धीरे धीरे ई डी इज लेस देन 1 हो रहा है, फिर ई डी इज इक्वल टू 1 हो रहा है, फिर ई डी इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, फिर ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है। मतलब जैसे जैसे फ्लैटनेस बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी बढ़ रही है। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि प्राइस इलास्टिसिटी देखो आप, 0, 1 से कम, 1, फिर 1 से ज़्यादा, फिर इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे सब पूरी पॉजिटिव ही है। तो ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव ही होती है ना। तो जितना फ्लैट होगा उतनी ज़्यादा प्राइस इलास्टिसिटी होगी। अब अपन पहला टाइप देखते हैं कि परफेक्ट
इलास्टिक क्या होता है, मतलब ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है। देखो इसका जो ग्राफ है ना, सबका ग्राफ याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ से ही चीज़ें बहुत क्लियर होती है। तो ग्राफ याद रख लो तो आपको सब चीज़ याद हो जाएगी। तो परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है, ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। इसका ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस ले लिया। अब प्राइस पी है तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ हो जाएगा वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो अब इसका फॉर्मूला ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे होगा, देखो ई डी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल पी होता है, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल पी बाई क्वांटिटी में चेंज अपॉन प्राइस में चेंज। तो आप देखो इन्फिनिटी कब हो सकती है कोई चीज़, कि अब तो ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी कब हो सकता है, ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी तब हो सकता है जब हम प्राइस है ना थोड़ी सी चेंज करें और डिमांड जीरो हो जाए, है ना। भाई डेल क्यू है ना जीरो हो जाए मान लो, और नीचे अपॉन डेल पी में कुछ हो तो इन्फिनिटी हो जाता है फिर। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राइस में थोड़ी सी कमी हो गई, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अनंत हो गई, तो ऐसे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। आप इसको पेपर पे करके देखना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब कीमत में तनिक सी वृद्धि, मतलब थोड़ी सी बढ़ा दे तो मांग जीरो हो जाए, या कीमत में थोड़ी सी कमी से मांग अनंत हो जाए, ऐसा है ना परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसे परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं, मतलब ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है ना। और परफेक्ट इलास्टिक में देखो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, परफेक्ट इलास्टिक में है ना जो डिमांड कर्व है ना वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन किस में होता है, तो परफेक्ट इलास्टिक में होता है ना। एक दूसरा नोट और देख लेते हैं कि इन परफेक्ट कंपटीशन एन इंडिविजुअल फर्म डिमांड कर्व इज परफेक्ट इलास्टिक, आई ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये याद रखने वाली बात है, जब हम कम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तब ये चीज़ वहाँ पे दोबारा आएगी, और फिर हम वहाँ पे दोबारा देखेंगे कि जो इलास्टिसिटी का जो कर्व होता है वो ही डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडिविजुअल फर्म है उसका डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक होता है, मतलब ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हो या सेल्समैन हो, वहाँ पे प्राइस अगर कोई एक दुकानदार थोड़ी सी भी ज़्यादा कर दे तो फिर उसका माल कोई खरीदता ही नहीं है, और अगर प्राइस थोड़ी सी भी कम कर दे तो सब उस पर उलट पड़ते हैं। अब ऐसा आप है ना परफेक्ट कंपटीशन का, ऐसे रियल लाइफ में कोई एग्जांपल तो है नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर एक जगह 10 पानी पतासे वाले हो, और अगर सब 10 के 5 दे रहे हैं और एक बंदा 10 के 7 दे रहा है, तो सब उसके पास चले जाएंगे, और जो बंदा 10 के 3 ही देगा ना उसके पास कोई नहीं जाएगा, है ना। तो ये हो गया परफेक्ट जो कंपटीशन होता है उसका एग्जांपल। तो परफेक्ट इलास्टिक इसी से समझ सकते हो कि जिसने प्राइस थोड़ी सी मतलब ज़्यादा, जिसने क्वांटिटी ज़्यादा दे रहा है उसके पास सब है, और जो प्राइस क्वांटिटी कम दे रहा है उसके पास कोई नहीं है। तो ऐसे प्राइस में होगा, जो प्राइस मतलब जो प्राइस कम रखेगा उसके पास सब चले जाएंगे, और जो प्राइस ज़्यादा रखेगा उसके पास कोई नहीं जाएगा। तो ये परफेक्ट इलास्टिक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो आता है वो है कि जो परफेक्ट इलास्टिक होता है ना, जब फर्म का जो इंडिपो इलास्टिसिटी कर्व जो परफेक्ट इलास्टिक होता है उसमें क्या होता है, जो विक्रय कर होता है मतलब सेल्स टैक्स होता है, उसका पूरा भार है ना सैलरी मतलब सेलर को ही उठाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जब सेल्स टैक्स का पूरा भार सेलर उठाए, विक्रेता मतलब जो बेचने वाला वो उठाए, तो क्या हो जाता है, परफेक्ट इलास्टिक हो जाता है। और अगर सेल्स टैक्स का पूरा भार अगर कस्टमर उठाए तो क्या होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, सोचो इस बारे में, फिर अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो जब सेल्स टैक्स का पूरा भार अगर सैलरी उठाए तो ये क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक, क्योंकि वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता ना। जैसे मान लो सेल्स टैक्स पहले 2 रुपये लग रहा था किसी चीज़ पे, लेकिन वो परफेक्ट इलास्टिक है उसका, है ना। जो मतलब परफेक्ट कंपटीशन में है तो वो प्राइस बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो फिर उसकी जो वो है बेचने की, जो कोई खरीदेगा ही नहीं उसको, तो वो बेचेगा ही कैसे। तो परफेक्ट इलास्टिक में जो कंडीशन होती है उसमें सेल्स टैक्स का सारा भार यानी विक्रय कर का सारा भार सिर्फ जो सेलर होता है वही उठाता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना परफेक्ट इलास्टिक। इसमें 3-4 बातें थी जो याद रखने वाली थी। पहली तो क्या ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है,
ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। ये परफेक्ट इलास्टिक किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और जो सेलर है वही सेल्स टैक्स का पूरा भार उठाता है। तो इसमें 4 बातें थी, 4 बातें याद रखने की थी। इसके बाद में हम देखते हैं रिलेटिव इलास्टिक। इसके बाद देखते हैं हम रिलेटिव इलास्टिक, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब जो हॉरिजॉन्टल होता है वो तो परफेक्ट इलास्टिक, तो उससे थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा मतलब वर्टिकल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटी चेंज होती है ना, वो प्राइस चेंज से ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि तभी तो 1 से ज़्यादा आएगी ना, मतलब डेल क्यू अपॉन डेल पी होता है। तो डेल क्यू अपॉन डेल पी मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो मतलब छोटा ही होगा, अगर 1 से ज़्यादा वैल्यूज लानी है, जैसे 3/2, 4/3। तो 1 से ज़्यादा वैल्यू के लिए जो डिनोमिनेटर है वो कम ही होगा, छोटा होगा। तो रिलेटिव इलास्टिक क्या होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सीधी सी बात यही है ना। दिस सिचुएशन लीड्स अस टू रिलेटिव इलास्टिक, आई ई ई डी डी इज इक्वल टू ई डी इज ग्रेटर देन 1, मतलब रिलेटिव इलास्टिक हो जाएगा। अब ये वाली बात ध्यान देने की है। कौन सी? नोट जो लिखा हुआ है वो है कि ऐसा पराय, मतलब रिलेटिव इलास्टिक किस में होता है? तो ऐसा पराय उन वस्तुओं में होता है जिनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या जिनके कई उपयोग होते हैं। जैसे बिजली है, अब बिजली घर में भी उपयोग कर सकते हैं, या बिजली को कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं, बिजली को खेतों में भी यूज कर सकते हैं। जिनके बहुत सारे उपयोग होते हैं उनमें क्या होता है? रिलेटिव इलास्टिक होती है उसकी, मतलब प्राइस के हिसाब से उसकी डिमांड होती है। समझ गए? प्राइस के हिसाब से डिमांड बढ़ती है घटती है। मतलब प्राइस घट गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, या प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। तो रिलेटिव इलास्टिक बात याद रखने की है कि रिलेटिव इलास्टिक की कंडीशन उनमें होती है जिनके सब्स्टिट्यूट होते हैं। मतलब जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी हो गया, तो ऐसे जिनके सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, उन चीज़ों में होती है कि अगर एक की प्राइस घट गई ना तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी दूसरे के बजाय। अब इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो ऐसे समझते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी है। अगर चाय की प्राइस घट गई तो लोग कॉफ़ी नहीं खरीदेंगे, सिर्फ चाय खरीदेंगे, है ना। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई? रिलेटिव इलास्टिक हो गया, एडी इज ग्रेटर देन 1 हो गई चाय के लिए। अगर हम कॉफ़ी की प्राइस कम कर दें तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की डिमांड घट जाएगी। तो कॉफ़ी की जो वो है ना, तो जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव इलास्टिक हो जाएगी, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1। समझ गए? तो सब्स्टिट्यूट्स के केस में, और मेनी जिनके बहुत सारे उपयोग होते हैं कुछ चीज़ों के, जैसे बिजली का एग्जांपल बताया मैंने, तो उस केस में है ना, अब बिजली के एग्जांपल आप खुद सोचना कि कैसे हो, मतलब वो उसकी रिलेटिव इलास्टिक होती है। तो जिनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो रिलेटिव इलास्टिक होती है। और ये नोट मैंने उस तरफ बता ही दिया था, जब सेल्स टैक्स का पूरा भार सेलर उठाता है तो डिमांड कर क्या हो जाता है? परफेक्ट इलास्टिक हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक, इन 3 चीज़ों की, रिलेटिव इन इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।